हेलो एवरीवन, मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज है 11 मार्च 2024। ये आईएनई की सीरीज़ यहाँ पे रनिंग चल रही है। जो नए लोग हैं मैं उनको बता दूं, यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में कवर करते हुए चलते हैं। ये बेसिकली प्रीलिम्स प्लस मेंस एग्जाम को लेकर के पूरा टारगेट किया जाता है, फोकस किया जाता है। अगर आप पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला जो सीरीज़ है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो नए लोग हैं मैं उनको बता दूं, यहाँ पे मेरे तरफ से जो भी क्लासेस कवर कराई जाती है वो बाइलिंगुअल में कवर कराई जाती है। यानी जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो इंग्लिश हिंदी दोनों में यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो जो भी लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहीं पे आपको सारे पीडीएफ जो है क्लासेस के मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत बारीकी से चीज़ों को समझते हुए चलिएगा और नोट करते हुए चलिएगा। एक नोट्स की तरह ये सारे करंट अफेयर को कवर करते हुए चलिए और रिवीजन करते हुए चलिए। सबसे पहला जो न्यूज़ है वो बेसिकली सोनभद्र से रिलेटेड है। सोनभद्र कहाँ पे पड़ता है? तो ये बेसिकली यूपी में ये आपका ये डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे अभी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के द्वारा यानी यहाँ पर 117 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इनॉग्रेशन करने को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। यहाँ पे आधारशिला रखी गई है 177 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की आधारशिला यहाँ पे रखी गई है सोनभद्र में, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपका उत्तर प्रदेश में ये आपको देखने को मिलेगा। और किसके द्वारा यहाँ पे इसका शिलान्यास रखा गया है? तो आवास और शहरी मामलों और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में ये आपको 177 विकास परियोजनाओं का यहाँ पे शिलान्यास रखा गया है। इसमें जो टोटल खर्च होंगे इस प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए, तो टोटल 10 करोड़ 41 लाख रुपए की यहाँ पे ये सारी परियोजनाएं आपको देखने को मिलेगी। और इसको जो फंड किया जाएगा, ये जो फंड किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? तो यहाँ पे श्री पुरी MPLAD फंड के द्वारा इसको फंड किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है उसमें जो आज के डेट में मंत्री हैं वो हरदीप सिंह पुरी जी हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं MPLAD यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट के द्वारा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास के द्वारा इसको पोषित किया जाएगा। और लगभग 10 करोड़ 41 लाख रुपए की परियोजनाएं यहाँ पे टोटल खर्च होंगे 177 प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। कहाँ पे? सोनभद्र में। सोनभद्र जो है एक तरह से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहलाता है, जहाँ पे जो डेवलपमेंट का जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं? तो बेसिकली वह डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे बाकी डिस्ट्रिक्ट से जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्लो है और उसको इंक्रीज करने को लेकर के उस पर बहुत ज़्यादा स्कीम्स अलॉट करने को लेकर के बहुत सारे इनिशिएटिव लेकर के चलने के लिए, ताकि बाकी डिस्ट्रिक्ट के बराबर वहाँ पे डेवलपमेंट हो सके और उसको अपग्रेड किया जा सके उस तरह के डिस्ट्रिक्ट को। तो वो बेसिकली एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं और इसीलिए यहाँ पे विकास दर बहुत ज़्यादा कम है। और इसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे 177 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है, जो कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे किया गया है। जनवरी 2018 से मार्च 2024 तक की अगर हम लोग बात करें तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम के समग्र प्रदर्शन में सोनभद्र जो है 112 जिलों में से शीर्ष 5 जिलों में से एक है। आप देख सकते हैं कितनी कंडीशंस खराब है यहाँ पे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला की, तो उसी को यहाँ पे डेवलप करने को लेकर के यहाँ पे ये सारे प्रोजेक्ट का शिलान्यास यहाँ पे रखा गया है। मंत्री ने 2018 में नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत सोनभद्र की विकास पहल की देखरेख की जिम्मेदारी यहाँ पे संभाली थी। तो मिनिस्टर्स के द्वारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पे इनिशिएट किया गया था, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट का, जो कि 2018 में है। किसके अंतर्गत? नीति आयोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत। तो उसी का यहाँ पे इनिशिएटिव अभी आपको आज के डेट में देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं टॉप 5 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में ये आपका आता है। पूरे कंट्री की बात करें तो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं कितनी डेवलपमेंट का जो रेट है वो कितना कम है इस डिस्ट्रिक्ट का, कि ये टॉप 5 के अंतर्गत आता है। और इसी को यहाँ पे अपग्रेड करने को लेकर के ये सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का यहाँ पे इनॉग्रेशन किया जा रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा MPLAD स्कीम के द्वारा इसको यहाँ पे क्या किया जाएगा? फंड किया जाएगा। तो ये जो योजना है ये केंद्रीय योजना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसकी घोषणा जो की गई थी वो दिसंबर 1993 में की गई थी। तो केंद्रीय क्षेत्र योजना है MPLAD और जिसकी घोषणा दिसंबर 1993 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है कि जितने भी निर्वाचन क्षेत्र हैं मुख्य रूप से उसमें पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़कों आदि के क्षेत्रों में सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण पर जोर देने के लिए ये यहाँ पे सिफारिश करने की सक्षम यहाँ पे कैपेबिलिटी रखी गई है। रिकमेंडेशन यहाँ पे किया गया MPs को लेकर के, ताकि जितने भी इस तरह के एरिया आपको देखने को मिलेंगे हर जगह पे जो बेसिकली
कॉन्स्टिट्यूंसी से रिलेटेड जो एरिया है वहाँ पे प्राइमरी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, प्राइमरी जितने भी वर्क डेवलपमेंट है वो उस एरिया में पूरे करने को लेकर के ये टारगेट यहाँ पे इसका रखा गया है MPLAD स्कीम का, जिसके अंतर्गत कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आते हैं। तो पहले तो स्वच्छ पेयजल की बात यहाँ पे कही जा रही है, दूसरा एजुकेशन की बात कही जा रही है, तीसरा स्वास्थ्य की बात कही जा रही है, स्वच्छता को लेकर के बात कही जा रही है, और सड़कें जो प्राइमरी बेसिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो प्राइमरी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी पार्टिकुलर एरिया को डेवलप करने को लेकर के, उन कंस्टिट्यूंसी वाले एरिया में खास करके इनेबल यहाँ पे किया जाता है MPs को कि वहाँ के वो क्या कर सके, उस एरिया का सांसदों को यहाँ पे सिफारिश की जाती है, सक्षम बनाया जाता है ताकि इस एरिया में ये सारे डेवलपमेंट वो कर सकें। जून 2016 से अगर हम लोग बात करें तो MPLAD जो फंड है ये यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। इस स्कीम, कौन कौन से स्कीम में बेसिकली ये फंड यूज़ हो रहा है आज के डेट में 2016 से, तो देख सकते हैं पहला जो स्कीम है वो है स्वच्छ भारत अभियान। इसको जो फंड अलॉट हो रहा है वो बेसिकली इसी MPLAD फंड के द्वारा फंड अलॉट किया जा रहा है। इसके साथ साथ सुगम्य भारत अभियान की बात यहाँ पे की जा रही है, एसेसिबल इंडियन कैंपल की बात कही जा रही है। तीसरा, वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल संरक्षण और सांसद आदर्श ग्राम योजना आदि योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भी यहाँ पे ये MPLAD के द्वारा यहाँ पे फंड जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो देख सकते हैं ये सारे बेसिक्स स्कीम है जो आज के डेट में पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो स्कीम यूज़ हो रहे हैं। इसी स्कीम को यहाँ पे सारे फंड जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, तो MPLAD फंड के द्वारा ये यहाँ पे सारे फंड जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं इन सभी स्कीम्स में जून 2016 से, और यही इसका क्या है उद्देश्य है MPLAD स्कीम का। ठीक है, सोनभद्र की बात करें, देख सकते हैं ये यूपी का पूरा मैप आपको देखने को मिलेगा। पूरा आपको मैप अच्छे से कवर होना चाहिए कहाँ पे किस किस लोकेशन की बात कही जा रही है। तो सोनभद्र की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पे आपको देखने को मिलेगा सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसके पड़ोस में आप देख सकते हैं चंदौली देख सकते हैं, मिर्जापुर देख सकते हैं, प्रयागराज देख सकते हैं, वाराणसी देख सकते हैं, यहीं पे ये सोनभद्र आपको देखने को मिलेगा। पड़ोसी राज्य की बात करें तो इसकी बॉर्डर आप देख सकते हैं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ ये अपना सोनभद्र जिला जो है उसकी बॉर्डर यहाँ पे टच हो रही है। नदी की बात करें तो सोन नदी आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से क्रॉस कर रही है इस जिला से होकर के, तो इसी एरिया की बात यहीं पे कही जा रही है। और 177 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया इसी एरिया में। अब आकांक्षी जिला की बात करें तो आकांक्ष जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है इसका उद्देश्य क्या है, ये बेसिकली इसको लॉन्च किया गया था 2018 में। ठीक है, इसका काम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि इन सभी डिस्ट्रिक्ट को क्या करना है, हमें ट्रांसफॉर्म करना है जो लेस प्रोग्रेस डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, किस एरिया में, सोशल एरियाज की बात यहाँ पे कही जा रही है, यानी जो कम प्रगति वाले जो जिला हैं उनको क्या करना है, हमें प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में क्या करना है, प्रवर्तित करना है, बदलना है, ये ध्यान रख सकते हैं। आकांक्षी जिले भारत के वे जिले जो खराब सामाजिक आर्थिक संकेतकों से प्रभावित है, देख सकते हैं, तो उसी जिले को यहाँ पे डेवलपमेंट करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। और सोनभद्र जो है वो इसी जिलों के अंतर्गत आता है। पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो टोटल 112 जिला आपको देखने को मिलेगा, और सोनभद्र जो है वो टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आपको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा न्यूज़, पहला न्यूज़। आई होप ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा अच्छे से। एक बार और वापस से रिवाइज कर लीजिएगा, सारे डेटा को अच्छे से रिवाइज आपको पता होना चाहिए, रिवीजन एक बार और कर लीजिएगा, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अगला जो न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इंडिया के द्वारा जो सोल्जर्स हैं जो चाइना के उत्तराखंड के बॉर्डर पर हैं, जो चाइना के साथ लग रहा है, वहाँ से ये आपका न्यूज़ देखने को मिलेगा। वहीं पर सैनिकों की तैनाती यहाँ पे इंडिया कर रहा है। क्यों कर रहा है, उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। तो भारत उत्तराखंड में चीन से लगी सीमा पर सैनिकों की तैनाती यहाँ पे करने वाला है। अभी ये एरिया पूरी तरह से विवादित चल रहा है, और यहाँ पे लगभग 10,000 सैनिकों को यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे तैनात किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। यहाँ पे प्रमुख बिंदु की अगर हम लोग बात करें, ये जो है ये बेसिकली अगर बॉर्डर की बात करें तो टोटल 532 किलोमीटर का पूरा बॉर्डर आपको उत्तराखंड का देखने को मिलेगा, जो कि टच करता है चाइना के साथ, शेयर करता है। और उसी जगह पे ये बेसिकली जो है यहाँ पे 10,000 सोल्जर को तैनात किया जाएगा। ठीक है, ये एक तरह से ये यहाँ पे ये जब तैनात इस क्षेत्र में रणनीतिक महत्व और भारत के नेताओं की नज़र में इसकी बढ़ती संवेदनशीलता दोनों को यहाँ पे उजागर करता है सैनिकों की तैनाती। देख सकते हैं पिछले अगर दशक की बात करें तो इस क्षेत्र में भारी बुनियादी ढांचा का निवेश यहाँ पे किया गया है और विकास भी देखने को मिला है। ठीक है, 2020 की अगर हम लोग बात करें तो यह सीमा बहुत घातक संघर्ष से बेसिकली गुजरा है।
जिसमें पूर्वी लद्दाख के गलवान क्षेत्र की बात करें तो कम से कम 20 भारतीय सैनिक जो हैं वो यहाँ पे इस गलवान क्षेत्र में मारे गए हैं। तो 2021 की बात करें तो भारत ने चीन के साथ अपनी सीमा पर गश्त करने के लिए अधिकृत कम से कम 50,000 सैनिकों को वहाँ पे तैनात किया है। कहाँ पे? गलवान एरिया में, जो कि पूर्वी लद्दाख वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा। जब से 2020 में 20 भारतीय सोल्जर जो हैं वो बेसिकली नहीं रहे, हमारे शहीद हुए हैं, तब से यहाँ पे पूर्वी लद्दाख की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे 50,000 सोल्जर को तैनात किया है, क्योंकि आज के डेट में हमारा जो रिलेशन है चाइना के साथ वो ठीक नहीं है। और बॉर्डर को लेकर के खास करके अरुणाचल प्रदेश वाला बॉर्डर को अगर हम लोग देखें तो अरुणाचल प्रदेश वाला भी एक तरह से डिस्प्यूट बॉर्डर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चाइना की तरफ से चाइना का मैप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है वो खास करके चाइना बोलता है कि वो उनका एरिया है, जबकि एक्चुअल में वो एरिया अपना है, वो उस अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया को वो अपना एरिया कहलाता है। तो वो भी एक तरह से बहुत डिस्प्यूटेड एरिया आपको देखने को मिलेगा। ठीक उसी तरह से उत्तराखंड में अभी आपको देखने को मिलेगा, वही सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। वहाँ के बॉर्डर डिस्प्यूटेड में है, आज के डेट में विवादित सीमा है, और वहीं पर 10,000 सोल्जर को तैनात करने को लेकर के भारत सरकार जो है वो कदम उठा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं, उसी को लेकर के ये आपका न्यूज़ था। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। एक स्कीम है जिसका नाम है लाडली बहना। ये स्कीम बेसिकली मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, और ये स्कीम इतना अच्छा लगा दिल्ली सरकार को कि दिल्ली सरकार ने इस स्कीम को दिल्ली में इसको लॉन्च कर दिया। किस उपलब्धि में? तो अभी रिसेंट में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो मनाया गया था। उसी के उपलब्धि में दिल्ली सरकार के द्वारा यहाँ पे घोषणा किया गया है कि जो मध्य प्रदेश का लाडली बहना स्कीम है उसको दिल्ली में यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। ये ध्यान रख सकते हैं, मुख्यमंत्री सम्मान योजना के अंतर्गत। ठीक है, और यहाँ पे इस योजना के तहत क्या बात बताई जा रही है? इस योजना के तहत दिल्ली सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है कि पर मंथ 1,000 रुपये यहाँ पे सभी महिला को यहाँ पे दिया जाएगा जिसकी उम्र 18 साल के उम्र है, 18 साल के ऊपर है। ठीक है, इसकी घोषणा यहाँ पे दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री केजरीवाल के द्वारा सम्मान योजना के तहत राष्ट्रीय राजधानी में 18 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को प्रति माह जो है वो 1,000 रुपये देने की यहाँ पे घोषणा की गई है। किसके तहत? लाडली बहना जो है उसी से प्रेरित होकर के जो कि मध्य प्रदेश की ये योजना है, यहाँ पे दिल्ली सरकार के द्वारा उसी से रिलेटेड जो है योजना को यहाँ पे स्टेप लिया गया है। ये ध्यान ले सकते हैं। यह पहल जो है बिल्कुल मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना के समान है, जिसको दिल्ली में सम्मान योजना के तहत, मुख्यमंत्री सम्मान योजना के तहत इसको यहाँ पे घोषणा किया गया। ठीक है, इसे मार्च 2023 में तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान, जब उस समय उनकी सरकार थी, तो उस टाइम पे शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा मार्च 2023 में इसको लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत जो महिला जो लोअर और मिडिल क्लास मध्यम वर्ग के घरों से बिलोंग करती हैं उनके खातों में 1,000 रुपये का मासिक ट्रांसफ़र यहाँ पे किया जाएगा, हस्तांतरण यहाँ पे किया जाएगा। सेम वही स्कीम जो है वो यहाँ पे दिल्ली सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सम्मान योजना के अंतर्गत यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, याद रखिएगा, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। अब इस योजना की अगर हम लोग बात करें तो ये योजना का अगर एग्जैक्ट डेट बात करें तो 8 मार्च 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। इंटरनेशनल वुमेंस डे यानी पिछले साल के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जितने भी महिला हैं राज्य के अंतर्गत उन सभी को क्या किया जा सके, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया जा सके, आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। यही उद्देश्य की सोच से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत यहाँ पे 8 मार्च 2023 को यानी प्रीवियस ईयर यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन पे शुरू की गई थी। ठीक है, राज्य की सभी महिलाएं जो हैं जाति और धर्म की परवाह किए बिना इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगी, ये भी बात यहाँ पे कही जा रही है इस योजना के अंतर्गत। और इस योजना के अंतर्गत जो भी महिला एलिजिबल होंगी, जो बेसिकली जो भी महिला पात्र होंगी वो प्रति माह 1,000 रुपये का उनको वित्तीय सहायता यहाँ पे सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ये मध्य प्रदेश का लाडली बहना योजना था। इसी के समान योजना इसी के समान मुख्यमंत्री सम्मान योजना दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, यहाँ पे ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ था। आई होप ये न्यूज़ भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा किस राज्य से रिलेटेड ये आपका योजना से के समान है, तो मध्य प्रदेश। अगला न्यूज़ नॉमिनेशन से रिलेटेड है राज्यसभा का। राज्यसभा अभी देख सकते हैं कि जो पूर्व चेयरपर्सन रह चुकी हैं इन्फोसिस फाउंडेशन की, जिनका नाम है सुधा मूर्ति,
बहुत नाम आज के डेट में आप लोगों ने सुना होगा इसको लेकर के सुधा मूर्ति को लेकर के। तो आज के डेट में इनको यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा में, ये ध्यान रख सकते हैं। राज्यसभा में जो नॉमिनेट करने की जो पावर होती है वो बेसिकली होती है प्रेसिडेंट की। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 80 के अंतर्गत राज्यसभा में जो टोटल मेंबर जो नॉमिनेट किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं, और कुल जो होते हैं वो 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रख सकते हैं अंडर आर्टिकल 80। ठीक है, तो ये राज्यसभा नामांकन से रिलेटेड है। कार्य आवंटन नियम 1961 के तहत राज्यसभा के लिए नामांकन विषय जो है वो गृह मंत्री को आवंटित किया जाता है। देख सकते हैं विषय, जिस विषय के तहत जो है नॉमिनेशंस होंगे वो किसको अलॉट किए जाते हैं? तो होम मिनिस्ट्री को अलॉट किए जाते हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80(3) देख सकते हैं, 80 रूल 3 के अंतर्गत यहाँ पे कौन कौन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है नॉमिनेशंस होंगे सदस्य के, जो हमारे समाज में कुछ ना कुछ एक तरह से सपोर्टिंग रोल प्ले किए हैं हमारे समाज को लेकर के, उन्होंने कुछ ना कुछ डेवलपमेंट किया है, चाहे वो साहित्य से रिलेटेड हो, विज्ञान से रिलेटेड हो, कला से रिलेटेड हो, या सामाजिक सेवा जिन्होंने हमारे समाज में रह करके किया है, उन क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को किनके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पे नामित किया जाता है, ये ध्यान रख सकते हैं अंडर आर्टिकल 80 रूल 3 के अंतर्गत। ठीक है, कौन कौन सा सब्जेक्ट से रिलेटेड बेसिकली नॉमिनेशंस होते हैं? तो जो बेसिकली लिटरेचर से बिलोंग करते हैं, लिटरेचर बैकग्राउंड से, साइंस बैकग्राउंड से, आर्ट एंड सोशल सर्विस से जो बेसिकली बिलोंग करते हैं। तो अभी सुधा मूर्ति को यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा में, ये ध्यान रख सकते हैं। सचिन तेंदुलकर को भी इसी आर्टिकल के तहत 80(3) के तहत नॉमिनेट किया गया था, ये ध्यान रख सकते हैं। राम गोपाल सिंह सिसोदिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंतर्गत यहाँ पे सेक्रेटरी एंड ऑर्गेनाइजेशन 2012 के तहत ये यहाँ पे इनका नॉमिनेशन हुआ था अंडर आर्टिकल 83, ये ध्यान रख सकते हैं, वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो ये सारे बेसिक्स न्यूज़ है, स्टैटिक पोर्शंस है, आपको पता होना चाहिए पॉलिटी के, ये ध्यान रख सकते हैं। और इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए मुझे बताइएगा कि जो इलेक्शंस होते हैं राज्यसभा के, या फिर राज्यसभा में अभी मुझे बताइएगा अभी राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश से किसने जीत हासिल की है वो मुझे बताइएगा, उनका नाम मुझे बताइएगा। दूसरा मुझे बताइएगा कि हर 2 साल में कितने लोग जो है वो रिटायर करते हैं राज्यसभा से। ठीक है, वो भी मुझे बताइएगा, ये भी अगला क्वेश्चन। आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देते हुए चलिएगा। नेक्स्ट अगला जो न्यूज़ है वो बेसिकली इंडिया जापान से रिलेटेड ज्वाइंट एक्सरसाइज से रिलेटेड न्यूज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं संयुक्त अभ्यास जो है वो हुआ है, ये यहाँ पे धर्मा गार्जियन इसका नाम है, ये ध्यान रख सकते हैं। इसी से रिलेटेड बेसिकली न्यूज़ है धर्मा गार्जियन। तो ये बेसिकली ये धर्मा गार्जियन जो है वो राजस्थान में हो रहा था। और एडिशन की अगर मैं बात करूं तो अभी जो है वो 5th एडिशन जो है इस एक्सरसाइज का आपको देखने को मिला है। सालाना ये एक्सरसाइज आपको देखने को मिलता है। संयुक्त अभ्यास की अगर हम लोग बात करें, सैन्य अभ्यास यहाँ पे भारत और जापान के बीच में, और इस अभ्यास का नाम क्या है? धर्म गार्जियन, ये ध्यान रख सकते हैं। और इसका 5वां संस्करण जो अभी हुआ है, समाप्त हुआ है, कहाँ पे? ये राजस्थान में इसका संपन्न हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। इस बार बेसिकली इंडिया में ये आपको देखने को मिला है, तो जो 6th एडिशन होगा वो जापान में आपको देखने को मिलेगा। अल्टरनेट वे में ये आप देख सकते हैं, इसका लोकेशन जो है वो डिसाइड होता है। इसका जो एडिशंस आपके होते हैं वो आपके एक बार इंडिया में, एक बार जापान में, इस तरह से ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो होते हैं वो प्लान किए जाते हैं। तो नेक्स्ट एडिशन का जो एक्सरसाइज होगा वो जापान में होगा, नेक्स्ट ईयर होगा। साल में एक बार ये सैन्य अभ्यास होता है। यह अभ्यास इसलिए किए जाते हैं ताकि दोनों देशों में एक तरह से क्या किया जा सके, कोऑर्डिनेशन बैठ सके, दोनों देशों में जो बॉन्डिंग है वो और स्ट्रॉन्ग हो सके, सैन्य ट्रेनिंग अच्छे लेवल पे हो सके, और एक दूसरे को जो कमियां हैं उसको यहाँ पे दूर किया जा सके, और अच्छे से प्रैक्टिस हो सके दोनों देशों के बीच में। ठीक है, तो वहीं उसी को लेकर के ये धर्मा गार्जियन याद रखिएगा, ये उसी से रिलेटेड बेसिकली ये अभ्यास है। ठीक है, अगला न्यूज़ जो है वो बेसिकली किनमैन आइलैंड, ध्यान से समझिएगा, मैप बेस्ड ये आपका टॉपिक है। किनमैन आइलैंड आज के डेट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है। तो सबसे पहले लोकेशन आप इसको देख लीजिए। ये लोकेशन जो है ये किनमैन आइलैंड, बहुत छोटा सा एरिया ये आपको देखने को मिलेगा। और ये एरिया बेसिकली, ये आइलैंड की अगर मैं बात करूँ तो ये आइलैंड जो है वो चाइना और ताइवान, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चाइना वाला पोर्शन है, और यहाँ पे ताइवान आप देख सकते हैं, ये दोनों के बीच में ये आपको पोर्शन देखने को मिलेगा। चाइना से बहुत क्लोज आपको ये देखने को मिलेगा किनमैन आइलैंड, और यही आज के डेट में न्यूज़ में बना हुआ है। ये किस जगह पर है? तो ये देख सकते हैं साउथ चाइना सी और ज़ेमन बे
ये दोनों के बीच में ये आइलैंड आपको देखने को मिलेगा जीमन, यहीं पे आप देख सकते हैं जीमन, यहाँ पे आपको एक आइलैंड देखने को मिलेगा, चाइना से सट करके है, और जीमन बे और साउथ चाइना सी के बीच में ये किनमैन आइलैंड आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यही आज के डेट में न्यूज़ है। यहाँ पे चाइना को यहाँ पे ताइवान के द्वारा यहाँ पर आग्रह किया गया कि वो किनमेन द्वीपों के पास जल क्षेत्र में यथास्थिति ना बदले। ठीक है, ये यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया चाइना को ताइवान के द्वारा कि जो स्टेटस है, ठीक है, किनमैन आइलैंड का, सैनिकों के किनमैन आइलैंड के पास जो एरिया है वहाँ पे जो स्टेटस है चाइना का, वो जल क्षेत्र में यथास्थिति को ना बदले, वहाँ पे जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं चाइना के द्वारा उसको नहीं करने को मना किया गया है। किनमैन 12 किनमैन द्वीपों के समूह का प्रमुख द्वीप यहाँ पे माना जाता है। 12 द्वीप है किनमैन का बेसिकली, जिसमें 12 किनमैन द्वीपों में से ये आपको सबसे प्रमुख द्वीप देखने को मिलेगा। ये एरिया किसके अंडर में आता है, तो किनमैन आइलैंड जो बेसिकली जो है किसके जुरिस्डिक्शन में आता है, तो ये ताइवान के जुरिस्डिक्शन में आता है, ये ध्यान रख सकते हैं, जो कि कहाँ पर स्थित है, ताइवान स्ट्रेट में आपको देखने को मिलेगा, जो कि मेनलैंड चाइना के अंतर्गत आप देख सकते हैं। आइलैंड जो है वो बहुत ज़्यादा हिली एरियाज़ में है, पहाड़ी द्वीप है, जिसमें टेबल लैंड और चट्टानी दोनों क्षेत्र हैं, और जलवायु मानसूनी यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ की क्लाइमेट अगर बात करें तो मानसूनल सब ट्रॉपिकल आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वह साइट है जहाँ पे कम्युनिस्ट और नेशनल पार्टी के बीच में यहाँ पे युद्ध देखने को मिला था। कब, 1949 की बात है, ये उसी एरिया की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो कम्युनिस्ट और राष्ट्रवादी पार्टियों के बीच में जो लड़ाई हुआ था वो इसी जगह पे हुआ था 1949 में, जहाँ पे पार्टियाँ जो है प्रमुख भूमि से हट गई थी। ये उसी से रिलेटेड ये वही एरिया है जिसके बारे में यहाँ पे बात कही जा रही है। तो किनमैन द्वीप याद रखिएगा, जो बेसिकली क्यूमोई आइलैंड, जिसको ताइवान लैंग्वेज में क्यूमो आइलैंड कहते हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। किनमैन आइलैंड इसीलिए चर्चा में आज के डेट में बना हुआ है। तो वहाँ की स्थिति को, वहाँ के स्टेटस को चाइना के द्वारा जल क्षेत्र जो है एरिया है वहाँ के स्टेटस चेंज किए जा रहे हैं, और यहीं पे ताइवान के द्वारा रिक्वेस्ट किया जा रहा है चीन को कि वो स्टेटस को ना बदले, जो सी में जो स्टेटस है आज के डेट में किनमैन आइलैंड के चारों तरफ उसको ना बदलने को लेकर के यहाँ पे आग्रह किया जा रहा है। इसलिए ये आज के डेट में न्यूज़ में बना हुआ है, देख सकते हैं। जीमन वाला क्षेत्र से यहाँ पे जीमन जाने का रास्ता है, यहाँ पे क्वांजो जो कि चाइना में लोकेटेड है वहाँ जाने का रास्ता है। ये आपके वाटर बॉडीज़ का ये रूट है, इस रूट से यहाँ से जाता है। ये किनमैन आइलैंड आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जिनजैंग से ये क्वेंजो यहाँ से जाया जाता है, ये सी रूट आप यहाँ पे देख सकते हैं, और जिनजैंग से जीमन बे इस रूट से यहाँ पे जाया जाता है। ददन आइलैंड आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो टोटल आप अगर मैं बात करूँ तो टोटल यहाँ पे 12 द्वीपों का समूह देखा जाता है, जिसमें से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सांग यी एयरपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। किनमैन आइलैंड में सांग यी एयरपोर्ट, और इस जगह से बेसिकली जो है ये एयर रूट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एयर रूट जो है बेसिकली ताइवान जाता है। ठीक है, तो चाइना का रूट आप ये देख लिया, ये चाइना जा रहा है, ये जीमन जा रहा है, ये ताइवान जा रहा है। तो ये इस रूट से यहाँ से मूवमेंट होता है। ठीक है, जिनसा देख सकते हैं, जिन्हू देख सकते हैं, जिनिंग देख सकते हैं। तो ये सारे पोर्ट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जिंगोंग पियर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये रूट यहाँ से निकलता है ददन आइलैंड के लिए। तो ये सारे रूट है, सी रूट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये एयर रूट। टोटल एक एयरपोर्ट यहाँ पे सांग ई एयरपोर्ट, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका न्यूज़ में बना हुआ है। अगला जो है बेसिकली ओरेंस लैंड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओरेंस लैंड आज के डेट में न्यूज़ में क्यों बना हुआ है, ये लैंड अगर बात करें तो ये पश्चिमी राजस्थान में ये बेसिकली लोकेटेड है। ओरेंस लैंड किस लैंड को कहते हैं, वैसा भूमि जो बेसिकली बहुत सारे वनस्पति हो, इस भूमि पर आज के डेट में बहुत सारे वनस्पति देखने को मिलेंगे जो पूजनीय होते हैं। बेसिकली वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा इन सारे वनस्पतियों को पूजा जाता है, और इसी पूरे लैंड को बेसिकली ओरेंस लैंड के नाम से जाना जाता है। तो उसी से रिलेटेड ये बेसिकली न्यूज़ है। अगर बात करें तो समुदाय विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के लोगों के द्वारा ओरान यानी पवित्र उपवन, ओरान मतलब क्या हो गया, पवित्र भूमि। ठीक है, ओरान मतलब पवित्र उपवन को डिम्ड वन के रूप में भी वर्गीकृत करने के लिए राज्य के प्रस्ताव को लेकर के यहाँ पे चिंतित है। देख सकते हैं, एक पवित्र उपवन में कुछ पेड़ों से लेकर के कई एकड़ तक की
प्राकृतिक वनस्पति के टुकड़े यहाँ पे शामिल होते हैं जो स्थानीय देवताओं या वृक्ष आत्माओं को समर्पित होते हैं। देख सकते हैं, तो ये बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। ये पूजनीय वृक्ष यहाँ पे देखने को मिलेगा, वहाँ पे वृक्ष आत्माओं को यहाँ पे समर्पित किया जाता है ये भूमि, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आज के डेट में बना हुआ है। तो पश्चिमी राजस्थान में ये बेसिकली लोकेटेड है। यहाँ की जो वन की अगर हम लोग बात करें तो ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा कि यहाँ जो फॉरेस्ट है वो आज तक भी क्लियरली डिफाइंड नहीं है किसी भी फॉरेस्ट लॉ के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पे इंट्रोगेशंस वगैरह या फिर कोई भी रिसर्च वगैरह नहीं यहाँ पे अलाउ यहाँ पे किया गया है। गोदावरम तिरुवम्मलपड जो केस था 1996 का, उसमें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे डिम्ड फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल करके आया था, जो आज तक भी परिभाषित नहीं किया गया है। देख सकते हैं, मानित वन के नाम से इसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको पेश किया गया था, मानित वन डिम्ड फॉरेस्ट, जिसको जहाँ पे जो जितने भी वनस्पति देखने को मिलेंगे उस सभी को स्थानीय देवताओं के रूप में यहाँ पे समर्पित किया गया है। वहाँ पे वृक्ष में आत्माओं को समर्पित किया गया है और वहाँ पे वो सारे वृक्ष को पूजा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी डिम्ड फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल करके आया था, और इसीलिए आज तक इसको कोई भी कहीं पे भी इसका डेफिनेशंस आपको नहीं देखने को मिलेंगे किसी भी फॉरेस्ट लॉ के अंतर्गत। इसका मतलब क्या हो गया, वह एरिया जो वाजंट ऑफिशियली क्लासिफाइड, यानी इसको आज तक इस एरिया को आधिकारिक तौर पर जंगल के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, ये ध्यान रख सकते हैं, लेकिन वह वैसा ही दिखता है। जंगल के रूप में ये पूरा वन आपको देखने को मिलेगा, पूरा लैंड आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसको ऑफिशियली तौर पर आज तक जो है वो जंगल के रूप में इसको क्लासिफाइड नहीं किया गया है, ये ध्यान रख सकते हैं। ये इसका डिम्ड फॉरेस्ट का मतलब यही होता है। ठीक है, तो इसको कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया। बात करें तो कितना यहाँ देख सकते हैं, ये राजस्थान का एरिया आप देख सकते हैं। राजस्थान के जैसलमेर जो जिला है वहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा। जैसलमेर आज के डेट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है। किस लिए न्यूज़ में बना हुआ है, चलिए मुझे बताइएगा, कल ही पढ़ाया आप लोगों को इसके बारे में। जैसलमेर क्यों न्यूज़ में बना हुआ है बताइएगा, देखते हैं कितने लोग को पता है। तो ये पूरा एरिया आप देख सकते हैं, ये ग्रीन वाला पूरा पोर्शन आपने देखा होगा, ये पूरा लैंड आज के डेट में देखने को मिलेगा कि ये डिम्ड फॉरेस्ट के अंतर्गत आप देख सकते हैं। ठीक है, ओरेंस ये पूरा एरिया आपको यहाँ पे देख सकते हैं। 13,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये आपका एरिया जो है वो फैला हुआ है। जैसलमेर शहर यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के लिए। हाई टेंशन वायर आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाई टेंशन इलेक्ट्रिकल वायर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ साथ सोलर पार्क्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जहाँ पे इंडियन बस्टर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे रहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, विंड फार्म्स भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अप्रैल 2020 में एक ऑर्डर यहाँ पे पास किया गया था, जिसके अंतर्गत यहाँ पे प्रोजेक्ट बर्ड फ्रॉम गेटिंग इलेक्ट्रोक्यूटेड अंडरग्राउंड वायर्स को यहाँ पे करने की बात यहाँ पे कही गई थी, ताकि पक्षी को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, इसी के लिए लेकर के यहाँ के वायर को अंडरग्राउंड करने की बात यहाँ पे कही गई है। कहाँ से लिया गया, तो ERDS फाउंडेशन जैसलमेर से ये आपका इमेज आपका जो लिया गया। रामगढ़ यहाँ देख सकते हैं, जैसलमेर देख सकते हैं, डेजर्ट नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, डिगराई ओरन देख सकते हैं, संकरा विलेज देखने को मिलेगा। ठीक है, पोखरन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारे एरिया आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे, ये आपके ओरेंस आइलैंड वाले एरिया देख सकते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये पूरा न्यूज़ था जो आज के डेट में बना हुआ है। ठीक है, तो समुदाय विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के लोग ओरन को डिम्ड वन के रूप में वर्गीकृत करने के लिए राज्य के प्रस्ताव को लेकर के चिंतित है। तो इस एरिया को डिम्ड वन के रूप में यहाँ पे बेसिकली डिम्ड फॉरेस्ट को लेकर के यहाँ पे क्लासिफाई करने के लिए यहाँ पे स्टेट का प्रपोजल यहाँ पे रखा गया, ये ध्यान रख सकते हैं। उसी को लेकर के ये बेसिकली न्यूज़ है वहाँ के लोगों के द्वारा। तो ये था पूरा आज का करेंट अफेयर। आई होप सारे न्यूज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बार वापस से भी वीडियो को सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। नोट्स बनाते हुए चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स हैं, अच्छे से कवर करते हुए चलिए। रिवीजन करना बिल्कुल भी ना बोले, सीए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं आपके, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको कवर करते हुए चलिए। बाकी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी पहुँच सके और बाकी लोग भी इस वीडियो का आनंद ले सकें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।